Alright, class 9, now we move on to the lecture 1 of the socialism in Europe and the Russian Revolution. The age of social change. In the previous chapter, you have read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में नए आइडियाज़ आए थे फ्रीडम के, इक्वालिटी के, जो सर्कुलेट हुए थे यूरोप में. थ्रू आउट द यूरोप इन आइडियाज़ को शेयर किया गया था, लोगों ने इन आइडियाज़ को जाना था. द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक चेंज इन द वे विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड. और जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, आपको पता था, नोबिलिटी थी, चर्च का रोल था, रॉयल्टी थी, यहाँ पर गरीबों के साथ भेदभाव होता था. तो वो चेंजेस यहाँ पे आने अब स्टार्ट हो चुके थे, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सिचुएशन को बिल्कुल फ्लिप कर दिया था, बदल दिया था. जो सोसाइटी पहले थी वो सोसाइटी अब नहीं थी, जिसमें स्पेशल राइट्स थे. ऐसी सोसाइटी को अब हटा दिया गया था. इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज, इंडिविजुअल राइट हु कंट्रोल सोशल पावर बिगन टू डिस्कस. और अब यूरोप और एशिया में भी इन विचारों को शेयर किया जाने लगा था. भारत में राजा राममोहन रॉय, डेरोजियो, इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन की इन राइट्स को पूरे देश में लोगों को बताया. नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑन सोसाइटी. लेकिन यूरोप में फिर भी कुछ ऐसी क्लास थी, कुछ ऐसा ग्रुप्स थे जो नहीं चाहते थे सोसाइटी का ऐसे चेंज होना. वो नहीं चाहते थे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जैसे सोसाइटी को चेंज कर दिया, ऐसे सोसाइटी को चेंज किया जाए. Responses varied from those who accepted that some changes was necessary but wished to be a grateful shift on which who wanted to restructure society radically. तो रिस्पॉन्सेज जो थे, उनके जो लोगों की सोच विचार थे वो अलग अलग थे. सबको अपनी अलग अलग थीम्स, अपनी अपनी थ्योरी को लेकर आना था. थ्योरीज क्या थी? सोसाइटी को चेंज के लेके कुछ चाहते थे कि भी सोसाइटी में चेंज आ जाए एकदम से, कुछ चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज आए धीरे धीरे. Some were conservative, other were liberal and radicals. उनमें से कुछ कंजर्वेटिव थे जो ये सोच रखते थे कि पुराना सिस्टम सही है, कुछ लिबरल थे जो आज़ाद ख्यालों के थे, और रेडिकल्स थे. रेडिकल वो होते जो पावर के दम पे लोगों को अपने साथ रख के सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं. मेजोरिटी जो चाहे वो रेडिकल चाहते हैं. तो व्हाट डिड दिस टर्म रियली मीन इन कंटेक्स्ट ऑफ द टाइम. और टाइम के हिसाब से इन तीनों वर्ड का मतलब क्या रहा. What separated these, इनको क्या अलग करता है. What linked them together, इनको क्या इकट्ठा रखता है. We must remember that these terms do not mean the same thing in all context in all the time. और हमें ये बात याद रखनी होगी, लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव, तीनों का मतलब हर कंटेक्स्ट में अलग अलग है. तो सबसे पहले बात करते हैं लिबरल्स की. लिबरल्स वांटेड अ नेशन हु टॉलरेटेड ऑल रिलीजन. तो लिबरल जो थे वो थे आज़ाद ख्यालों के, और ये सोसाइटी में चाहते थे कि जो नेशन हो, जो देश बने, वो कैसा हो, सभी धर्मों को मानने वाला हो. तो यहाँ पे क्या था कि देश जो थे वो बटे हुए थे. क्रिश्चियनिटी दो हिस्सों में बटी थी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक. कहीं पर मुस्लिम धर्म था. तो ये चाहते थे कि एक देश ऐसा हो जहाँ पर किसी एक धर्म को फॉलो ना किया जाए, सभी धर्मों को बराबर यहाँ पर जगह मिले. लिबरल ऑल्सो अपोज एंड कंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर. राजाओं के खिलाफ थे ये नहीं चाहते थे कि जो रूलिंग की पावर है वो पैदाइशी हो, परिवार को दी जाए. वो चाहते थे कि ऐसी सरकार हो जो लोग चुनकर भेजें. दे वॉन्टेड सेफ गार्ड टू राइट ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट. और वो सरकार के खिलाफ लोगों को अधिकार देना चाहते थे कि सरकार जो है वो मन मर्जी की मालिक ना हो, लोगों के पास भी अधिकार हो जो सरकार की ताकतों को लिमिट कर सके. They argue for a representative elected parliamentary government subjected to law interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and official. उन्होंने कहा था कि एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो जो इलेक्ट होकर आए, लोग चुने अपने नेताओं को, अपने प्रतिनिधियों को, और जो कानून बनाने का काम करे, और उसके बाद उनको जुडिशरी के नीचे रखा जाए. जुडिशरी जो पूरी तरह से रूलर और ऑफिशियल से फ्री हो, अनकंट्रोल्ड हो, जुडिशरी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो. तो ये चाहते थे वो. हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स. और ये सोच ऐसी लगती होगी आपको कि डेमोक्रेसी वाली सोच है, लेकिन नहीं, यहाँ पर वो डेमोक्रेसी से थोड़ा अलग सोचते थे. लिबरल और डेमोक्रेट में क्या फ़र्क था. दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट. ये जो लिबरल थे ये डेमोक्रेट्स की तरह एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सभी के लिए वोट देने का अधिकार नहीं चाहते थे.
डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी को वोट देने का अधिकार होता है जो 18 साल या उससे बड़े हैं, मेंटली ठीक है। लेकिन लिबरल नहीं चाहते थे सभी को वोटिंग राइट हो। वो सिर्फ किसको चाहते थे, दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी शुड हैव वोट, जिसके पास प्रॉपर्टी हो उसी को वोट देने का राइट हो। दे डिड नॉट वांट द वोट फॉर वुमेन, और वुमेन के लिए वो वोटिंग नहीं चाहते थे। दिस वाज द लिबरल्स। Now it turns to the radicals. In contrast, radical wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population. जबकि जो रेडिकल्स थे वो चाहते थे कि देश की सरकार किससे बने, जो भी नंबर पे ज़्यादा हो। जैसे हमारे इंडिया में हिंदू ज़्यादा हैं तो ऐसी सरकार बने जो हिंदुओं की मर्जी की हो। ये था रेडिकल्स का डिफरेंस लिबरल के साथ। मैनी सपोर्टेड वीमेन सफ्रेज मूवमेंट, और ये एक और फ़र्क था रेडिकल्स का और लिबरल का कि रेडिकल विमेन की वोटिंग राइट के फेवर में थे, लिबरल विमेन की वोटिंग राइट के खिलाफ थे। Unlike liberal, they oppose the privileges of landowner and wealthy factory owner. और ये लिबरल से अलग इस बात में भी थे कि उन्होंने कहा था कि भाई लैंड ओनर और वेल्दी जो फैक्ट्री ओनर हैं इनके हाथ में ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, इनको स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए। They were not against the existence of private property but dislike concentration of property in the hand of few. वो हालांकि ये नहीं चाहते थे कि लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, बस सिर्फ वो इतना चाहते थे कि कुछ ही मुट्ठी भर लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी ना हो सारी। जैसे इंडिया में है, आपने देखा होगा 20% अमीर लोगों के पास 80% लोगों का पैसा है। तो भारत में क्या है कि जो पैसा है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ पुअरेस्ट कंट्री में कहा जाता है। इंडिया पुअर है नहीं, लेकिन पुअर किसने बनाया है, जो हमारे यहाँ पे वेल्थ है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अमीर के पास इतना पैसा है कि वो फेंक भी सकता है, जला भी सकता है, और गरीब के पास खाने लायक भी नहीं है। तो ये फ़र्क है सोसाइटी का। तो वो रेडिकल्स जो थे इस सिस्टम के खिलाफ थे कि पैसा सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ना हो, जो प्रॉपर्टी है वो सभी के बीच में बटे, इक्वली बंटवारा हो, समाज में एक समानता हो पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर। कंजर्वेटिव कहा जाता है जो पुरानी सोच वाला होता है। पुरानी सोच वाला कौन होगा, जो अपने पुराने सिस्टम को पसंद करेगा, जो नई चेंजेस को नहीं चाहेगा। तो कंजर्वेटिव वैसे ही थे। कंजर्वेटिव और अपोज टू रेडिकल एंड लिबरल, तो लिबरल और रेडिकल्स के पूरी तरह से खिलाफ थे। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव हैड ओपन देयर माइंड टू नीड फॉर द चेंज। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने क्या कहा था, अपने माइंड में कुछ चेंजेस लाने के लिए रेडी किया था अपने माइंड को, क्योंकि वो नहीं चाहते थे चेंजेस। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने कहा कि कुछ चेंजेस जरूरी हैं। अर्लियर इन द 18th century conservative had been generally opposed to the idea of change। और 18th century की शुरुआत में कंजर्वेटिव जो रहे हैं वो चेंज के खिलाफ थे। But in the 19th century they accepted that some changes were inevitable but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process। लेकिन 19th century में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने कहा कि कुछ चेंजेस बहुत ज़रूरी है, और ये चेंजेस ऐसे होने चाहिए जो हमारे पास्ट को भी रिस्पेक्ट करें और धीरे धीरे आए। तो आप यूरोप में अगर आप जाओगे तो देखोगे कि लोग अपने मोनूमेंट से बहुत प्यार करते हैं, अपनी पुरानी बिल्डिंग्स, अपनी जो म्यूजियम्स वगैरह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे यूरोप में, क्योंकि वो अपने पास्ट से बहुत प्यार करते हैं। इंडिया की तरह अपने पास्ट को भूल के नहीं बैठे वो। उनको आज भी आप आ जाओगे तो 500 साल पुरानी आपको सड़कें बनी हुई दिखाई देंगी, आज भी पुरानी बिल्डिंग्स का रूप वहाँ पे दिखाई देगा। इंग्लैंड जैसे देशों में आज भी रानी जो है वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ, उसको आज भी रखा गया है जो पैदाइशी है। तो वो अपने सिस्टम को बरकरार रखते हैं, प्यार करते हैं। हालांकि क्वीन के पास पावर नहीं है, लेकिन फिर भी क्वीन जो है उसको एक रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि उसके परिवार ने रूल किया इंग्लैंड पे। तो यूरोप में अगर आप जाओगे तो वो आपको अपने पास्ट से अटैच मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अपने पास्ट की रिस्पेक्ट करते हुए मिलेंगे। तो ये थे कंजर्वेटिव, लिबरल एंड रेडिकल्स। Such different ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution। और ये आइडियाज़ जो थे ये आपस में टकराए सोसाइटी में, और इससे फिर राजनीतिक रूप से उठापटक शुरू हो गई। The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limit and potential of these political tendencies।
तो इस तरह से इन सभी के बीच में जो एक खींचातान रही, इसमें जो सोसाइटी थी वो चेंज हुई, क्योंकि इनकी खींचातानी के बीच में समाज को पता चला कि उसे क्या चाहिए, क्या गलत हो रहा है, क्या ठीक होना चाहिए, और इस तरह से फिर पॉलिटिकल जो सिस्टम था वो चेंज होता चला गया. So this was the starting of this chapter first. You have read about the radicals, liberal and conservatives. This is the end of lecture 1. Stay tuned for the next. Thank you.